जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका पेपर 2 यानी सोशल साइंस या एसएसटी है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग आरंभिक नगर के बारे में चर्चा करेंगे और सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो पूरी क्लास आप लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें आरंभिक नगर के सोर्स की, तो जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी में जब आप क्लास 6 या कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें आप लोग आरंभिक नगर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इस आरंभिक नगर में मुख्य रूप से किसकी चर्चा हो रही होती है? तो कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के पहले नगर यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस आरंभिक नगर वाली टॉपिक में, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता और कहीं कहीं आप लोग देखते हैं लिखा हुआ मिल जाता आपके सामने हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो पूरी चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, समझेंगे। अब एक दो बात हमारी बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। सीटेट के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कथन कारक संबंधी प्रश्न आपके सामने बहुत सारे आते हैं। तो सीटेट में पढ़ने पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। तो उम्मीद करते हैं आप पूरी क्लास को बहुत ही शिद्दत से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें आज के अपने इस क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो एक मोटी मोटा रेंज हम लोग लेके चले। सबसे पहले कहेंगे कि सर सबसे पहले आप इसको यह समझ लीजिएगा कि आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कब की गई। आधिकारिक रूप से यदि देखा जाए तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है। और कब? तो 20 सितंबर 1924 को आधिकारिक रूप से हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में बसी हुई थी, इसके बारे में घोषणा की जाती है। और उस समय के तात्कालिक एएसआई के जो महानिदेशक थे वह आपके जॉन मार्शल थे। अगर आपके एग्जाम में यही आपसे पूछ ले कि एएसआई के पहले महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे। अब एक मोटी मोटा आप डेट समझ गए कि आधिकारिक घोषणा जो होती है वो 20 सितंबर 1924 को होती है। लेकिन इससे पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे की खोज के लिए अलग अलग प्रयास हुए थे। तो सबसे पहला प्रयास, जब आप राम शरण शर्मा की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एक डेट सामने निकल के आ जाती है 1853 में एक यहां पे इंजीनियर कह लें या एएसआई के पहले महानिदेशक कह लें, कनिंघम साहब, ठीक है, एक हुए कनिंघम साहब। ये कनिंघम को एक मुहर मिलती है और उस मुहर पे बहुत ज्यादा वो इसको इसके इतिहास से जोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन माना जाता है कि सबसे पहले 1853 में एक मुहर मिलती है और वहीं से अंदाजा लगाना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं यहीं पे एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता या कोई सिविलाइजेशन यहां पे भैया बिल्कुल विराजमान है। तो 1853 में, उसके बाद आप देखेंगे एक डेट आती है 1921, ठीक है। 1921 में सबसे पहले खुदाई होती है और कहां? तो आप कहेंगे सर हड़प्पा में। आप इस स्थान को याद रखिएगा, हड़प्पा में खुदाई होती है और बहुत सारे आप देखेंगे अवशेष इत्यादि मिलते हैं और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक सिविलाइजेशन थी, यानी एक सभ्यता यहां पे थी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले एक तरीके से खोज होती है और उसके बाद 1924 में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाती है। अब एक बात याद रख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए आ जाए कि 1921 में जो हड़प्पा की खोज होती है या इसकी जो खुदाई होती है, उस समय इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे सर जी राय बहादुर, दयाराम
सहानी साहब, ठीक है। अच्छा, ये किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे? तो जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। तो अब यहां से 2-3 पॉइंटें आपकी क्लियर हो गई कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक रूप से घोषणा कब की गई? तो आप कहेंगे 20 सितंबर 1924 को। अच्छा, सबसे पहले इसकी खुदाई कब होना प्रारंभ होती है? तो 1921 में होती हड़प्पा में। और इसके जो कर्ता धर्ता कौन थे? तो आप कहेंगे सर जी राय बहादुर दयाराम साहनी साहब थे, ठीक है। तो इतनी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब कुछ बातें जो आप सभी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईमानदारी से याद रख लेनी है, जो सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता जो है सीटेट के एग्जाम में पूछता है, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, या फिर इस सभ्यता से वर्तमान को जोड़ने संबंधी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, प्रमुख रूप से इसकी जो व्यवस्था थी, आप देखेंगे एक आधुनिक शहर की तरह थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आधुनिक शहर की तरह क्यों थी, अभी आगे चर्चा करेंगे। बस ये बात आप याद रखिएगा कि जो इसकी पूरी व्यवस्था थी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था कह ले, चाहे वो नगरीय व्यवस्था कह ले, चाहे वो व्यापारिक व्यवस्था कह ले, वो पूरी तरीके से आधुनिक शहर की तरह डिजाइन थी। जैसे इसकी सड़कों की बात कर ले तो बिल्कुल सड़कें जो है समकोण पर कटती हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो नालियां होती थी, वो नालियों के साथ साथ वो नालियां ढकी हुई होती थी, वो भी पक्के पत्थरों से ढकी हुई होती थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो आप देख रहे हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से ये व्यवस्थित थी, पूरी तरीके से आधुनिक शहर के रूप में ये डेवलप थी। इससे आज के समय में ये सीख मिलती है, ठीक है। यानी स्वच्छता पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, पशुपालन पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा ये ध्यान देते थे। अलग अलग इसके साक्ष्य मिलते, अवशेष मिलते हैं। तो प्रमुख रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये बेसिक बात अब आप लोग याद रखिएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। इसके सबसे इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम में इसकी लिपि से संबंधित प्रश्न आ जाता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि ये भावात्मक है, ठीक है। ये कैसी है? भावात्मक है। अच्छा, जब कोई लिपि भावात्मक होती है तो आप उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको चित्रात्मक रूप से देखते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। अब एक बात याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि तो है, लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यह बस ओरली रूप से, मौखिक रूप से आप याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक रूप से है, यानी आप चित्र के रूप में बनी हुई है, जिसे आप देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तक सटीकता के माध्यम से इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें इसकी मुहरों के बारे में, तो वैसे तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरीके से बैल की मुहरें भी मिल जाती हैं, हाथी की मुहरें भी लगी हुई मिल जाती हैं, लेकिन यहां पे एक सींग वाले पशु की मुहर सबसे ज्यादा यहां पे मिलती है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, एक सींग वाले पशु को लेके यहां पे मुहर मिलती है। तो अगर एक सींग पशु वाले मुहर किस सभ्यता में मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता में कि एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता की एक सींग मुहर वाले पशु मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके एग्जाम में यह पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक लिपि थी। मिलान करने के लिए आ जाए तो चित्रात्मक कह दे, भावात्मक कह दे तो बिल्कुल। और हड़प्पा सभ्यता किस काल में है, जैसे आप कहेंगे एक तो आपका प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, एक आपका ऐतिहासिक काल हो गया, एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल जो मध्य का है। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में है। उसके साथ साथ जहां पे लिपि इत्यादि विकसित नहीं थी उसको प्राक ऐतिहासिक काल कह देते हैं। जहां पे लिपि विकसित है और लिपियों को पढ़ा भी जा चुका है वो ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आप देखें लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इतनी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं।
और इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है कि यह बिल्कुल एक तरीके से त्रिभुजाकार के रूप में फैली हुई है। ये कैसे त्रिभुजाकार के रूप में फैली हुई है, लेकिन जब इसके अलग अलग क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रमुख रूप से इसके 4 क्षेत्रों को हम लोग समझते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहां पे जम्मू कश्मीर, यानी अगर आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए आ जाए तो इसके उत्तरी छोर सबसे ऊपरी भाग कहां तक ये फैला हुआ है, मांडा तक, यानी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर तक। अगर इसके सबसे दक्षिणी क्षेत्र की छोर की बात हम लोग करें तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र तक फैला हुआ है, और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे दायमाबाद। ठीक है, अब अगर इसके सबसे पश्चिमी छोर की तरफ आप देखेंगे तो ये सुत कांगडोर यानी बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है। और उसके साथ साथ अगर पूर्वी क्षेत्र की हम लोग बात करें, पूर्वी क्षेत्र में, तो ये आपके आलमगीर जो मेरठ उत्तर प्रदेश के आसपास है। ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से इसके क्षेत्र फैले हुए हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कई बार आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए दे दिया जाता है, पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सबसे उत्तरी छोर कहां पर स्थित है, तो आप कहां मिलता है, तो आप कहेंगे ये मांडा के आसपास मिलता है। कई बार एग्जाम में आपके पूर्वी छोर से संबंधित प्रश्न आ जाता है, आलमगीर या फिर यूं कहें कि मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, और इसको आप स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से बड़े धैर्य से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले नगर योजना की बात करें, इसी नगर योजना के आधार पर पूरे हड़प्पा सभ्यता को एक आधुनिक शहर के रूप में पहचान किया गया। सबसे बड़ी बात कि जो इसकी नगर योजना है, प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि 2 क्षेत्रों में इसके नगर डिवाइड थे, बटे हुए थे। एक तो आपका सबसे पहले यहां पे देखिएगा, एक आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया, और एक आप यहीं पे देखेंगे कि एक तरीके से पश्चिमी जोन या पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, और ये आप इसको कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, अब इस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इसी पश्चिमी क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को कह दिया जाता है दुर्ग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई एक इस प्रकार की मान लीजिए क्षेत्र है, और इसमें कोई एक बस्ती बसी हुई जिसका नाम ए है। अब इसमें आप देखेंगे 2 भाग में बटा हुआ है ये पूरा क्षेत्र। एक तो ये आपका पश्चिमी हो गया, और ये आपका ईस्टर्न इलाका हो गया, ये आपका वेस्टर्न इलाका हो गया। तो जो पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था नगर का, ये आप देखेंगे उसको दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जहां पे आप देखेंगे शासक वर्ग के लोग रहते थे। ये बात आप सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां, तो आप कहेंगे सर शासक वर्ग के लोग रहते थे। और जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पे आप देखेंगे आम जनता, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहां पे आम जनता रहती थी। अब आम जनता में हो सकता है कि अगर अलग अलग लोग प्रोफेशन को फॉलो करने वाले, कोई शिल्पकार है, कोई बुनई की बुनकर है, कोई बढ़ई है, अलग अलग लोग काम करने वाले लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये आम जनता के लिए एक तरीके से एक ही नगर का पूर्वी क्षेत्र होता था, और उसी नगर का उसी क्षेत्र में जो पश्चिमी क्षेत्र होता था, थोड़े से ऊंचे होते थे, वो दुर्ग के रूप में जाने जाते थे, जहां पे शासक वर्ग के लोग रहते थे, क्योंकि उनके घरों की बनावट अलग प्रकार की हुआ करती थी, और वो क्षेत्र में भी थोड़े से छोटे होते थे। और जो पूर्वी क्षेत्र था, इसका क्षेत्र भी थोड़ा बड़ा था। लेकिन दोस्तों यहां पे एक पॉइंट आप सभी को याद रख लेनी स्टार करके, कि ये 2 क्षेत्र तो लगभग हर नगर में पाए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है धौलावीरा में। सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है, आप देखेंगे धौलावीरा में, क्योंकि धौलावीरा में जो नगरों का आवंटन या फिर नगरों के क्षेत्र का आवंटन है, वो टोटल 3 भागों में हो जाता है। यानी सबसे पहले आपका पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ एक यहां पे आप देखेंगे मध्यम भाग हुआ करता था। तो अगर आपके सीटेट के एग्जाम में पूछता है कि भैया वो कौन सा स्थल है जहां से तीन खंडों का साक्ष्य प्राप्त होता है, त्रिस्तरीय भाग का प्राप्त होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है, तो वो आप कह देंगे धौलावीरा। इस पॉइंट को आप सभी भाई बहन अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब अगर इसकी सड़कों की बात कर ले, तो ऐसे इसकी सड़कें हुआ करती थी। बिल्कुल इसकी जो सड़कें थी वो बिल्कुल आप देखेंगे एक तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसकी सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रख लीजिएगा। और अगर इसके घरों की बात कर ले, तो प्रमुख रूप से जो कि मान लीजिए यहां पे एक घर है,
यहां पे एक घर है तो इसका जो घर का मुख्य द्वार है ये सड़कों की तरफ ना होके कि एक तरीके सड़कों की दूसरी साइड यानी उसके दूसरी भाग में उसके मुंह खुला करते थे। मान लीजिए इधर सड़क है तो घर के जो द्वार है इस सड़क के या फिर इस घर के पीछे वाले भाग से इसके मुख्य द्वार हुआ करते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। और यदि कहें कि जो हड़प्पा सभ्यता में नालियां, तो नालियां जो कि पूर्ण रूप से विकसित थी। अब नालियों को पढ़ने पढ़ाने का क्या मतलब है, जब आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो इतना आपको याद रखना चाहिए कि नालियों से यह पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग या जो हड़प्पा के लोग रहते थे वो बड़ी स्वच्छता में विश्वास करते थे, वो बड़े निर्मल भाव से रहते थे। यानी अपने आसपास पानियों के निकास और एक छोटी नाली बड़ी नाली में जाके मिल जा रही है और नालियों को पक्की ईंटों से ढक दिया जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था से यह पता चलता है कि हड़प्पाई लोग जो कि स्वच्छता में विश्वास करते थे, या फिर यूं कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक तरीके स्वच्छता में विश्वास करते थे। ये नालियों से पता चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप पूरी बात को समझ गए होंगे, ये सड़कों के बारे में आप समझ गए होंगे, ये नगरी योजना जो है, नगर योजना जो है उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके कृषि को लेकर समझ लें तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि जो एक तरीके से गेहूं, जौ और दलहन, अब दलहन में आपकी दालें, मटर, तिल इत्यादि आ जाते हैं। तो दलहन की खेती होती थी, जौ की खेती होती थी और उसके साथ साथ गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे कि धान के साक्ष्य मिलने के साथ एनसीईआरटी में इसे भी जोड़ दिया गया, लोथल इत्यादि से आप देखेंगे कि धान के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कृषि प्रमुख रूप से गेहूं, जौ, दाल और मटर इत्यादि के धान की खेती हुआ करती थी। अब जब हम आपको वैदिक काल पढ़ाएंगे और वैदिक काल में आप देखेंगे कि जब आपका प्रारंभिक वैदिक काल जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, वहां पे कृषि नाम मात्र हो जाती है, वहां पे सिर्फ पशुपालन होता है। और वैदिक काल में जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे वहां पे कृषि प्रारंभ होती, क्योंकि लोहे की खोज हो जाती है लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, तो प्रमुख रूप से यहां पे आप देखते हैं ये विकसित क्षेत्र हुआ करता था, या यूं कहें कि आधुनिक नगर के रूप में ये विकसित था, आधुनिक सभ्यता के रूप में ये विकसित थी। इसलिए यहां पे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल इत्यादि, सरसों इत्यादि यहां पे उगाए जाते थे। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी बात कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यानी टिन और कॉपर को मिला के कहीं ना कहीं ये लोग कांसा बना लेते थे और जो टिन और कॉपर के मुकाबले में थोड़े और मजबूत हुआ करते थे। तो प्रमुख रूप से इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कपास के बारे में सीटेट के एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का जो श्रेय जाता है वो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यूनानी लोग इन्हें सिंडन कहते थे। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे और यूनानी लोग इनको क्या कहते थे, तो भैया वो सिंडन कहते थे। अब कुछ बातें हमारी बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। आपको अगर दिमाग में ये आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये तो पहली सभ्यता थी, लेकिन यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली नगरी व्यवस्था थी, यानी जो एक तरीके से जो खोज के माध्यम से पता चली। लेकिन इसके साथ साथ इसके पहले भी और विश्व में जो सभ्यताएं थी वो विकसित थी। उसमें चाहे आप मेसोपोटामिया को देख ले 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, तो आप मिस्र की सभ्यता को देख ले और लगभग 2 से 2500 साल पहले या फिर ईसा पूर्व आप देखेंगे आपकी हड़प्पा सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात कर ले तो वहां मेसोपोटामिया या फिर मिस्र इत्यादि देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी में बिल्कुल उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छा, पशुपालन की यदि बात करें हम लोग तो हाँ बिल्कुल यहां पे पशुपालन तो होता है, लेकिन पशुपालन में प्रमुख रूप से सबसे प्रमुख जो जानवर या पशु होता था वो बैल होता था। और वो बैल जो कुबड़ वाला, ठीक है, वो बैल जो कुबड़, जिसके कुबड़ निकला रहता है, उसके गर्दन के ऊपर जो कुबड़ अभी भी आप देखते होंगे जो कुबड़ निकला रहता है, वो सबसे पवित्र पशु के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन यही पॉइंट जब आप वैदिक काल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे भी पशुपालन होता है, लेकिन वहां पे गाय सबसे पवित्र पशु मान लिया जाता है। गाय के लिए भी लगभग सारे युद्ध हुआ करते थे। तो आप देखेंगे बैल, गाय, भैंस, उसके साथ बकरी, भेड़, सुअर पाले जाते थे। कुबड़ वाला जो कि सांड
या बैल था विशेष महत्व रखता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में। अब एक बात आप सभी लोगों को याद रखनी है कि जो घोड़ा है, घोड़ा प्रमुख रूप से चलने फिरने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जाने के लिए घोड़े का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि बैल का प्रयोग कर लेते थे, बैल वाली गाड़ियों का प्रयोग कर लेते थे। हाँ, घोड़े से परिचित तो थे, कहा कि उसके अवशेष मिल चुके हैं सुतकांगडोर में, लेकिन प्रमुख रूप से घोड़े का लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। ये साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे कि नहीं, तो साक्ष्य मिलने के आधार पर वो घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन अपने पशु पालन में उसको शामिल नहीं किए थे। ये पॉइंट आप सभी भाई बहन को अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो ये पशुपालन आप समझ गए और कृषि आप समझ गए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यापार। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विकास इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपने देश में, यानी ये राजस्थान से, ये कर्नाटक से सोना इत्यादि, राजस्थान से बहुमूल्य पत्थर इत्यादि आयात तो करते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दूर दराज के देशों या सभ्यताओं से भी इनका मेल जोल था। जैसे मेसोपोटामिया से इनका लगातार व्यापार होता था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि इनके पास बंदरगाह थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब बंदरगाह कहां होगा? जो समुद्र के किनारे इलाका होगा, यानी लोथल। लोथल में बंदरगाह मिलता है, यानी का व्यापार सबसे व्यवस्थित और सुदृढ़ व्यापार था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। व्यापार कैसा था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, कहने का मतलब है रुपया पैसा का प्रचलन नहीं था। आप किसी को 1 किलो आप नील दे रहे हो, उसके बदले आप उससे कोई अपनी एक तरीके से आवश्यकता अनुसार आप सामान ले लिए। तो कहने का मतलब है वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि जो भी आपके पास सामान है उसके एक्सचेंज आप करते थे एक दूसरे के साथ। आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी हुआ करते थे, और इसका साक्ष्य मिलता है यहां पे एक तरीके से मेसोपोटामिया के कुछ ग्रंथ में, क्योंकि जो एक तरीके से हड़प्पाई लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, मेसोपोटामिया के ग्रंथ में इसके लिए मेलुआ नामक एक तरीके शब्द का प्रयोग होता है। तो मेलुआ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक तरीके से मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछता है कि व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार किन किन एक तरीके से अलग अलग एक तरीके से यूं कहे कि सभ्यताओं के साथ था, तो उसमें एक तरीके से मेसोपोटामिया के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो और मेसोपोटामिया की सभ्यता में या फिर उसके अलग अलग ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप मेलुआ लगाएंगे। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सिंधु के क्षेत्र के लिए मेलुआ शब्द का उपयोग होता है। माप तौल के लिए बिल्कुल एक तरीके से मानक इकाइयां यहां पे अवेलेबल थी, जो कि 16, 32 और 64 के अनुपात में थी, या यूं कहें कि 16 के अनुपात में थी। तो ये पूरी पॉइंट आप अर्थव्यवस्था को लेके याद रख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसके धार्मिक जीवन के बारे में, यानी इस सभ्यता के। तो एक बात याद रखिएगा, ये आप देख रहे हैं कि पशुओं को पाल रहे हैं, ये खेती भी कर रहे हैं, तो प्रमुख रूप से ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये ऐसे से साक्ष्य भी मिले हैं कि ये लोग बहु ईश्वरवादी हैं, यानी ये एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये प्रमुख रूप से प्रकृति पूजक हैं। तो आपके एग्जाम में यदि सवाल बनता है कि जो हड़प्पाई लोग हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ये कौन सी संस्कृति में विश्वास करते हैं, कौन से कल्चर में विश्वास करते थे, तो ये बहु ईश्वरवादी में विश्वास करते थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे ये प्रकृति की पूजा करते थे, ईश्वर में प्रबल इनका विश्वास होता था, और ये बहु ईश्वरवाद और प्रकृति पूजक समाज थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख देवता अगर आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए आ जाए, तो यहां पे आप देखेंगे पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुपतिनाथ आप देखेंगे इनके प्रमुख देवता थे, लेकिन ये पूरा समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। अभी उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं प्रमुख देवता कि पशुपतिनाथ थे। अनुष्ठान के लिए अग्निकुंड भी मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप देखेंगे कि अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी ये लोग कहीं ना कहीं जो कि एक तरीके से प्रकृति पूजक थे, एक तरीके से यज्ञ इत्यादि भी करते थे। तो प्रमुख रूप से आप इनके बारे में इतना समझ सकते हैं। अब अगर यहीं पे एक पॉइंट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये प्रमुख रूप से ये ऐसा समाज था जो मात्र सत्तात्मक था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो
पकी हुई मिट्टी की जितनी मूर्तियां मिली, यानी जो टेराकोटा मिलता है उसमें प्रमुख रूप से जो बाहुल्य होता है वो स्त्रीय मूर्ति का होता है, देवीय मूर्ति का होता है। प्रमुख रूप से ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, ऐसी असंख्य एक तरीके से मूर्तियां मिलती हैं और लाखों मूर्तियां मिलती हैं छोटे छोटे खंडित रूप में, जिससे ये पता चलता है इन साक्ष्यों से कि ये जो पूरा समाज था ये एक तरीके से मातृत्व आधारित समाज था। इनमें जो प्रबल भूमिका जिनकी होती थी वो देवियों की होती थी, माताओं की होती थी, इसलिए मातृ प्रधान देश इसको बोल दिया जाता है या मातृ प्रधान सभ्यता इसको बोल दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। ठीक है, तो इस पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके महत्वपूर्ण स्थल है उसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अब आप एग्जाम में अब आपको मिलान करने के लिए आएगा, तो अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू कर रहे हैं हम, तो पूरी पॉइंट समझिएगा। सबसे प्रमुख स्थल जो है वो है हड़प्पा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए आ जाए ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है जो कि पाकिस्तान में है। अब यहां पे समझिएगा इसकी खोज या उत्खनन करता कौन है या फिर देख रेख कौन की, जब खोज इसकी हो रही थी तो दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा 1921 में। अब यहां से जो प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं वो आप सभी को सबसे पहले समझ लेना है। अगर यहां पे अन्नागार मिलता है जो कि 6, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहां पे मिलता है तो वो आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो में मिलता है। उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां पे कब्रिस्तान मिलता है, उर्वरता की देवी यानी एक तरीके से देवी की मूर्ति भी मिलती है, शंख का बना बैल भी यहां से मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे आप देखेंगे जब आप मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, प्रमुख रूप से ये सिंधु नदी यानी पाकिस्तान के आसपास बसा हुआ क्षेत्र था और इसकी जो खोज करते हैं, जो उत्खनन का कार्य करते हैं वो राखलदास बनर्जी करते हैं 1922 में। ठीक है, और इन्हीं दोनों क्षेत्रों को मिलकर जब ये दोनों क्षेत्र मिल जाते हैं तो 1924 में आप देख रहे हैं कि यहां पे सर जॉन मार्शल साहब इसकी आधिकारिक घोषणा कर देते हैं कि भैया भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी भी सभ्यता थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मिलाने के लिए आ जाता है कि विशाल, जो सबसे विशाल जो है स्नानगार यहां पे मिलते हैं, यानी नहाने वाले स्थान जिसको माना जाता है कि कोई धार्मिक कार्य के लिए सब लोग इकट्ठा होते थे, वहां स्नान करते थे और छोटे छोटे भी स्नानगार मिलते हैं। यानी आप देखेंगे विशाल स्नान ग्रेट यहां पे स्नानगार मिलता है, वो आपका है यहां पे मोहनजोदाड़ो। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब उसके साथ साथ पशुपति शिव की मुहर भी यहां पे मिलती है, कांस्य की नर्तकी यहां पे मिलती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी ये थी। ठीक है, उसके साथ साथ सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं और सबसे बड़ा अन्नागार भी मिलता है। अगर ये पूछे संख्या में तब तो आपका हो जाएगा हड़प्पा, और सबसे बड़ा यदि कह दे तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर एक पॉइंट आप सभी को समझ लेना है कि अभी वर्तमान में जो पूरी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा मिला है, तो मोहनजोदड़ो। अगर भारत में यदि पूछे, अगर पूरा पाकिस्तान और भारत मिला के देखा जाए तो मोहनजोदड़ो है। अगर केवल भारत में पूछा जाए तब तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगर लोथल की बात करें तो ये भोगवा नदी के किनारे है और सबसे बड़ी बात एसआर राव इसकी खोज करते हैं या कि उत्खनन करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता या फिर यूं कहें कि प्रमुख इसे साक्ष्य क्या मिले थे, तो आप तो एक बंदरगाह लगा सकते हैं। ठीक है, एक गोदीवाड़ा या फिर इसी को बंदरगाह के रूप में जानते, आप बंदरगाह लगा सकते हैं। चावल के दाने मिलते हैं, अग्नि वेदियां मिलते हैं कि एक तरीके से मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ बंदरगाह स्टार लगा लीजिएगा। और आप मोहनजोदड़ो में यहां पे आप लोग स्नानगार, विशाल स्नानगार आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की बात करें जो कि राजस्थान और घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। और यहां पे थोड़ा समझ लीजिएगा, मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। सबसे ज्यादा अस्थियां यहां पे मिलती हैं, इसलिए इसको बोल दिया जाता है भैया मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अमलानंद इसके एक तरीके से उत्खनन करता है या फिर खोज करते हैं 1951 में। और प्रमुख रूप से जूते हुए खेत यहाँ पे मिलते हैं, अग्निवेदियां यहाँ पे मिलती हैं, अलंकृत ईंटें यहाँ पे मिलती। सोचिए ये समाज कितना डेवलप था कि ईंटों में भी ये कलाकारी करते थे। अलंकृत ईंटें मिलते थे, ऊंटों की हड्डियां मिलती हैं और एक तरीके से लकड़ी की नालियां यहाँ पे मिलती हैं। और इसलिए माना जाता है कि ये पूरा हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित थी। तो ये पॉइंटें आप याद रखिएगा। अगर कुछ और यहाँ पे स्थल
की बात करें धौलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात में है। जेपी जोशी इसका खोज करते हैं। उन्नत जल प्रबंधन यानी प्रमुख रूप से एक बड़ी नाली एक छोटी नाली से एक छोटी नाली एक बड़ी नाली से अलग अलग आप देख रहे हैं कि मिलान हो रहा है। तो प्रमुख रूप से उन्नत जल प्रबंधन 3 भागों में बटा नगर, अभी ऊपर इसकी चर्चा हम लोग किए ही किए। उसके साथ साथ 10 बड़े अक्षर वाले साइन बोर्ड भी यहां पे मिलते हैं। धौलावीरा से मिलान करने के लिए आ जाता है आपको 3 भागों में बटा नगर और एक तरीके से यहां पे उन्नत जल प्रबंधन की जो अलग अलग नालियां हैं, जो बड़ी नाली वो छोटी नाली से बिल्कुल जुड़ी हुई है और छोटी नाली कहीं कहीं आप देखेंगे अलग अलग मिलके एक बड़ी नाली में जाके मिल जा रही है। तो प्रमुख रूप से उन्नत जल प्रबंधन यहां पे हुआ था, इसलिए इसके लिए धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद उद्दोड़ों की बात कर ले, जो सिंधु नदी पाकिस्तान के किनारे लगभग स्थित है, मजूमदार इसके उत्खनन करता है। और यहां पे आप देखेंगे बिना दुर्ग का नगर, जैसे बिना दुर्ग का मतलब है कि नगर बटा हुआ नहीं है बल्कि एक नगर, यहां पे सभी लोग एक साथ यहां पे रह रहे हैं। उसके साथ साथ मन के चूड़ी बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान इत्यादि मिलते हैं चंद उद्दोड़ों में। ये पॉइंट याद रखेगा। अब देखिए, जो एक तरीके से यहां पे पुरातत्वविद होते हैं वो अपनी विशेषता अपनी बुद्धिमत्ता से ये पहचान कर लेते हैं, अपनी एक तरीके शिक्षा से। अब बनावली की बात कर ले, जो कि घग्गर या यूं कहें कि सरस्वती, और इसी सरस्वती नदी का एक तरीके से ऋग्वेद में बहुत ही इसकी मान्यता है, बड़ी पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। लेकिन अभी कुछ इतिहासकार इस सरस्वती नदी को बारिश की नदी के रूप में स्वीकार करते हैं कि जब वर्षा होगी तो ये अपने एक तरीके से अस्तित्व में आ जाती है और जब वर्षा समाप्त हो जाती है इसका अस्तित्व मिट जाता है। तो प्रमुख रूप से ये अभी फिलहाल यूं कहें कि विलुप्त हो चुकी है। लेकिन इसी सरस्वती नदी को कुछ लोग घग्गर के रूप में भी स्वीकार करते हैं, हकरा नदी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये इसके किनारे बनावली बसा हुआ है। बिष्ट साहब इसके उत्खनन करता है। मिट्टी का बना हुआ हल यहां से मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का बना हुआ हल, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहां पे देखिएगा बढ़िया किस्म के जौ, जल निकासी प्रणाली इत्यादि। अब आपके दिमाग में आएगा कि मिट्टी का बना हुआ हल का मतलब जब ये खोज कर रहे थे तो ऐसे इनको साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे अनुमान ये लगा सकते हैं कि यहां पे हल मिल रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे सुकोतला की बात करें तो ये कच्छ के किनारे बसा हुआ है। उसके साथ साथ जेपी जोशी इसका की उत्खनन करता है। और घोड़े की हड्डियां, अब यहीं से एक पॉइंट याद कर लीजिएगा आप लोग कि ठीक है, जो पशुपालन तो ये लोग करते थे, बैलों का, गायों का, बकरी का, उसके बाद अलग अलग पशुओं का, लेकिन उसके साथ साथ घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन आप देख रहे हैं 1964 में जेपी जोशी जब ये पा जाते हैं घोड़े की हड्डियां, तब इसमें शामिल कर लिया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़े से परिचित तो थे लेकिन घोड़े का उपयोग नहीं करना जानते थे, घोड़े को पालतू नहीं बना पाए थे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जब ये लोग अपने सफर के लिए बैलों की एक तरीके से बैलगाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, अलग अलग भैंसों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये घोड़े का उपयोग करते हुए नजर नहीं आए, इसलिए बताया जाता है कि परिचित तो थे लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पे देखेंगे कलश सावधान इत्यादि मिलता है, ठीक है। तो ये प्रमुख स्थल है और उनसे मिले साक्ष्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा अपने सीटेड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इसके पतन के बारे में हम लोग चर्चा कर लें, देखिए सीटेट का एग्जाम हो चाहे आप जूनियर एडेड का एग्जाम दें, यहां पे पतन से संबंधित प्रश्न आता है। आज तक कोई ऐसा विशिष्ट कारण सामने आया ही नहीं कि जो 100% सटीक हो, जो इसके पतन या इसके ह्रास के बारे में बता पाए। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गए। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो बाढ़ आ जाती है, या फिर सूखा पड़ जाता है, जंगलों का विनाश या जंगलों में आग लग जाती, इसके कारण पूरी सभ्यता का विनाश कह ले या पतन कह ले हो गया। तो कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता, अलग अलग कारण। जैसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि नदियों का सूख जाना, जैसे सरस्वती नदी, इसी के आसपास पूरी ये सभ्यता एक तरीके से फल फूल रही थी और इस नदी का सूख जाना सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। उसके साथ साथ जंगलों का विनाश, जंगलों का विनाश का मतलब जब आप ईंट बना रहे हो, अलंकृत ईंट बना रहे हो, जब अलग अलग आप धातुओं को पिघला रहे हो, धातुओं को आप निर्माण कर रहे हो, यानी उसको आप की पर्यवेक्षण कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो उसको लेके, तो आपको बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आप जंगलों को काटेंगे, लकड़ियों को काटेंगे। जब अत्यधिक आप दोहन कर लोगे तो कहीं ना कहीं जंगलों का विनाश हो जाएगा। यानी तांबा गला रहे हो आप लोग, भारी मात्रा में लकड़ी काट रहे हो, तो भैया जंगलों का विनाश होगा। और जब जंगलों का विनाश होगा तो बारिश कम
होगी, जब बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा, जब सूखा पड़ेगा तो लोग वहां से पलायन कर जाएंगे। अभी लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो चरागाहों का समाप्त हो जाना या बाढ़ का आना, सबसे ऑथेंटिक माना जाता है बाढ़ का आना, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का, ये अनस्टेबल है, यानी कभी बाढ़ आ जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी पहाड़ी क्षेत्र है। तो प्रमुख रूप से उपजाऊ जमीन प्रमुख रूप से पहले थी, लेकिन जब दोहन कर लिए तो उसकी उपजाऊ जो भूमि हुआ करती थी, जो उर्वरक भूमि हुआ करती थी, वो कम हो गई और जिसके कारण लोग पलायन कर गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिएगा कि आखिर इसके पतन का कारण यहां पे क्या मिलता है। तो देखिएगा, इसके पतन का कारण ये पता चलता है, पतन का कारण इस प्रकार से हुआ है कि पहले लोग कैसे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो आपका जवाब आएगा शहरी, या फिर यूं कहें कि वो बिल्कुल एक तरीके से नगरों में बसे थे, जो कि व्यवस्थित रूप से जिसका आयोजन था। अब आप देखेंगे कि ये लोग धीरे 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 किसकी तरफ खिसकने लगे, तो आप कहेंगे एक तरीके से ग्रामीण, ठीक है। ये कैसे, तो ग्रामीण, यानी प्रमुख रूप से ये लोग शहरों से, ये लोग आप देखेंगे शहरों से, ये लोग आप देखेंगे गांव की तरफ आने लगे। और इसका प्रमाण तब बिल्कुल मान लिया जाता है क्योंकि जब इसके बाद वैदिक काल शुरू होता है, और वैदिक काल को एक ग्रामीण व्यवस्था मानी जाती है, और इसीलिए मान लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एकाएक नहीं होता है, बल्कि लोग शहरों को छोड़ के, जब शहरों में कुछ करने के लिए बचा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं बचा, जो भूमियां थी वो बंजर हो गई, तो लोग गांवों की तरफ मूव ऑन कर गए। इसीलिए वैदिक काल में माना जाता है कि भैया वो एक ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण जो कि कल्चर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग समझे होंगे। 100% देके हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझाए हैं ताकि आप पूरी बात को अच्छे से समझ जाए, ठीक है। चलिए, ये सीटेट का प्रमुख रूप से कंप्लीट नोट्स, चाहे आपका एसएसटी है, चाहे आपका साइंस है, मैथ्स एंड साइंस, आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग ये पूरी डिटेल आप लोग देख लीजिए। तब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार का संशय है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। इसके आने वाली क्लास में हम लोग वैदिक काल की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।